Hello students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor from Government Law College, बीकानेर। पूर्व के वीडियो में हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 10 समझी। आज कंटिन्यू करते हुए हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 पढ़ते हैं। पूर्व में आपको मैं बता चुकी हूं कि ये जो धारा 6 है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्विसाइट्स हैं ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, अपेक्षाएं हैं एक विधि मान्य दत्तक के लिए, उसमें धारा 6(1), धारा 6(2), धारा 6(3) और धारा 6(4 है। धारा 6(1) धारा 7 और 8 से संबंध रखती है, धारा 6(2) धारा 9 से संबंध रखती है, धारा 6(3) धारा 10 से संबंधित रखती है, और आज धारा 6(4 यानी कि जो अन्य शर्तें हैं, that is the other conditions, and that is related in this act, which is section 11. यदि धारा 6(4) को देखा जाए तो अदर कंडीशंस हैं, और धारा 11 यदि देखी जाए तो वह है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। एक बार धारा 10 को थोड़ा सा और देख लें प्लीज। धारा 10 जो है वह है कि दत्तक में जो लिए जाने व्यक्ति हैं उनकी योग्यता। तो पहली वह है उसका हिंदू होना। He has not already been adopted, उसे पूर्व में दत्तक में नहीं लिया जा चुका हो। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, not been married, वह विवाहित नहीं हो, और यदि कस्टम ऐसा अलाउ करती है, परमिट करती है तो ऐसा हो सकेगा। और चौथा है उसकी आयु, यानी कि उसकी आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें एक इलस्ट्रेशन यदि अपन देखें, यदि वह ल्यूनेटिक है, यदि वह विकृत है, तो क्या ऐसा व्यक्ति दत्तक में लिया जा सकता है? बिल्कुल, a lunatic may be adopted because in this under section 10 that fifth condition is not there, only the 4 conditions. Let's start with section 11. ये जो धारा 11 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आरजीएस के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ इलस्ट्रेशंस के रूप में आता है। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से पूछी जा सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। यदि कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उसके अनुसार जवाब यहाँ पर सेक्शन 11 में प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, और शॉर्ट नोट के रूप में अदर कंडीशंस में आ सकता है। बड़े क्वेश्चन में जब डायरेक्टली धारा जब 6 पूछी जाती है तब उसके साथ ये एडिशन होता है। तो धारा 11 का जो टाइटल है वो है अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, यानी कि विधि मान्य दत्तक की अन्य शर्तें। तो अगर इनमें से एक भी शर्त की उल्लंघना होती है तो ऐसा दत्तक शून्य होगा। इफ एनी ऑफ द कंडीशंस आर कॉन्टरवीन्ड देन सच एन अडॉप्शन shall be void under section 5, जो कि प्रीवियस में आपको बता चुके हैं। अब धारा 11 का 1, यदि धारा 11(1) देखा जाए तो यदि उसमें अडॉप्शन ऑफ अ सन है, पहली धारा पुत्र से संबंध रख रही है, यानी कि दत्तक में यदि पुत्र लिया जाना है तो दत्तक पिता और दत्तक माता के हिंदू पुत्र, हिंदू पौत्र, हिंदू प्रपौत्र, लेजिटिमेट और अडॉप्शन यानी कि धर्मज रक्त नातेदारी और दत्तक नातेदार, दत्तक से संबंध नहीं होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, उसके हिंदू जो दत्तक पिता और माता हैं उनके जीवित हिंदू पुत्र, जीवित हिंदू पौत्र और जीवित हिंदू प्रपौत्र किस रिलेशनशिप से? दत्तक नातेदार और धर्मज रक्त नातेदार से नहीं होना चाहिए। हिंदू यदि वह नहीं है तो 3 में से यदि कोई भी है, यदि उनके पौत्र है जीवित और वह हिंदू है, उसने अन्य धर्म में उसने कन्वर्शन नहीं किया है, तब वह एक पुत्र दत्तक में नहीं ले सकते हैं। तो ये पुत्र के लिए योग्यता होगी। उनके ऑलरेडी यदि एक हिंदू पुत्र, हिंदू पौत्र या हिंदू प्रपौत्र जीवित है तो दत्तक में नहीं लिया जा सकता है। यदि नातेदारी कौन सी है? लेजिटिमेट और अडॉप्शन। नेक्स्ट,
अब डॉटर से संबंधित, यदि दत्तक पिता और माता किसी पुत्री को गोद दत्तक में लेना चाह रहे हैं, तो यदि उनके दत्तक में लेने पुत्री को ले रहे हैं, तो यदि उनके हिंदू पुत्री एचडी या उनके जो पुत्र की पुत्री यानी कि पोती, ठीक, रिपीट कर रही हूं, एचडी और एचएसडी। एचएसडी यानी कि सन्स डॉटर, हिंदू पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए, और हिंदू पोत्री यानी कि सन्स डॉटर। कौन सा रिलेशनशिप से, चाहे वह लेजिटिमेट है चाहे अडॉप्शन से है, तब भी वह एक पुत्री दत्तक में नहीं ले सकते। एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से पूछ लें, यदि उसके डॉटर की डॉटर, स्वयं की डॉटर की मृत्यु हो चुकी, यदि उसके डॉटर की डॉटर है यानी कि दोहिती है, तब वह पुत्री दत्तक में ले सकते। केवल और केवल ये दो जीवित हैं और हिंदू हैं, तब वह दत्तक में एक पुत्री दत्तक में नहीं ले सकते। द अडॉप्टिव फादर और द अडॉप्टिव मदर कैन नॉट अडॉप्ट अ डॉटर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, एज ब्रैकेट। यदि इंपॉर्टेंट चीज, इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल and the person to be adopted is female, if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, तो दोनों के बीच में जो आयु का डिफरेंस है, जो एज डिफरेंस है, वह 21 ईयर्स होना चाहिए। यह एज डिफरेंस हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। नेक्स्ट, फीमेल और मेल, इफ द अडॉप्शन इज बाय अ फीमेल एंड द अडॉप्टेड पर्सन इज अ मेल, अब उल्टा हो गया, तब भी दोनों का डिफरेंस यानी कि ऑपोजिट, तब भी डिफरेंस हो गया 21 ईयर्स का। जो अडॉप्शन लेने जा रहा है और जो अडॉप्शन किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उन दोनों के बीच में यदि लिंग भेद है, ऐसे याद कर लें प्लीज स्टूडेंट्स, मेरे को याद कराने के हिसाब से बोल रहे हैं ना, सेंटेंसेस वो याद कर लेना जो डायरेक्ट में दे रखे हैं, एज इट एड वर्बटम। यदि आप किसी सेक्शन को याद करते हैं तो उसकी तो बहुत ही होड़ ही नहीं होती, इसलिए यू शुड लर्न बाय हार्ट। तो तब भी डिफरेंस 21 ईयर्स का होना चाहिए। तो यह हुई धारा 11 का 1, 11 का 2, 11 का 3 और 11 का 4। अब 11 का 5, एक ही चाइल्ड, सेम चाइल्ड शुड नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन्स। एक ही अपत्य को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक ही अपत्य को केवल एक ही व्यक्ति ले सकता है दत्तक में। यह बात हुई धारा 11 की 1, 2, 3, 4, 5। अब जो धारा 11 की 5 है वह काफी इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली, the important words, given and taken in adoption, यानी कि उसे दिया जाना और लिया जाना वास्तव में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वह उसी फैमिली में जहां उसने बर्थ लिया था, जन्म लिया था, वह वहीं रह रहा है। यदि दत्तक किया जाना है तो दत्तक में गिव और टेक, जो गिवर हैं और वह टेकर हैं, एक्चुअली होने चाहिए। चाहे इसके लिए कोई सेरेमनीज यानी कि दत्तक होम की आवश्यकता नहीं है, जो कि ओल्ड हिंदू लॉ में थी। ऐसी सेरेमनीज अब आवश्यक नहीं है, लेकिन गिविंग एंड टेकिंग का जो प्रोसेस है, दैट शुड बी कंफर्म्ड। दैट इज एग्जैक्टली सेक्शन 11(5). और यदि किसी अपत्य का, क्योंकि ये गार्जियन में अपन ने पढ़ा, यदि किसी अपत्य की जनकता के बारे में ज्ञात नहीं, द पेरेंटेज इज नॉट नोन, अंडर सेक्शन 11(5) आई एम टॉकिंग अबाउट, द पेरेंटेज इज नॉट नोन, या उस अपत्य को अबंडन कर दिया गया है, यानी कि ऐसी अपत्य को परित्याग कर दिया गया है, तो पिता माता है नहीं, तो जो उसका देख रेख कर रहा है, जैसे कि गार्जियन देख रेख कर रहा है, फिर
वह प्रोसेस उसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि वेयर द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सेक्शन 11। तो धारा 11 5 में हुई क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से धारा 11 कंप्लीट। अब सेक्शन जो 12 है वह बोल रहा है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, यानी कि दत्तक द्वारा क्या होगा। सेक्शन 12 इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन, यदि दत्तक होता है कहीं तो उसका क्या परिणाम होगा। उसका ये परिणाम होगा कि वह अब जिस दिनांक से उसे दत्तक में लिया गया है उस दिनांक से वह उस कुटुंब में मान लिया जाएगा जहां उसे दत्तक में लिया गया है, यानी कि उसे वह सभी अधिकार मिल जाएंगे जिस दिनांक से उसे दत्तक में लिया गया है। कहां? दत्तक कुटुंब में। और जहां उसका जन्म का कुटुंब है वहां से वह सीवियर हो जाएंगे, यानी कि वहां से वह जो अधिकार थे वह निर्वृत्त हो जाएंगे, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो दत्तक कुटुंब और जन्म कुटुंब, दो कुटुंब हुए। आई एम रिपीटिंग अगेन, दत्तक की तारीख से दत्तक पिता या माता का अपत्य का समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से उसके जन्म के कुटुंब से समस्त बंधन टूट जाएंगे। All the, I'm talking about, please, from all the rights shall be severed from the family that is where he has taken birth, and shall be attached to the family where he is adopted। ये बात created, यानी कि अटैच यानी कि क्रिएटेड हो जाएगी, ठीक है। सृजित और दूसरी बात बंधन से समस्त बंधन टूट जाए। इसके साथ एक प्रोविजो भी दे रखा है। प्रोविजो में 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? देखिए, अपन हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें। फर्स्ट है कि द चाइल्ड कैन नॉट मैरी टू एनी पर्सन। यदि पूर्व का, यानी कि जहां वह जन्म के कुटुंब में यदि वहां विवाह नहीं कर सकता था, तो अब भी दत्तक कुटुंब में आने के बाद उस व्यक्ति से अब भी वह नहीं कर पाएगा। ये रिलेशन अब भी वैसा ही चलेगा। रिपीट कर दो इंग्लिश में, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। ये हो गया ए, ये मैरिज से संबंधित है। नेक्स्ट बी, प्रॉपर्टी से संबंधित। यदि पूर्व में जन्म के कुटुंब में उसे कोई संपत्ति में अंश मिला था दत्तक से पूर्व में, तो वह अंश आज भी उसी का रहेगा। और यदि वह दत्तक कुटुंब में जाता है और वहां किसी को मिला था दत्तक से पहले, तो वह उससे निर्वृत्त नहीं कर सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी में दत्तक से पूर्व जो भी अधिकार हैं किसी भी व्यक्ति के अपत्य के, वह वही रहेंगे, दत्तक से वह समाप्त नहीं होंगे। यह दत्तक से पूर्व से संबंधित है। यदि प्रॉपर्टी में कोई अंश दत्तक से पूर्व उसे जन्म के कुटुंब में मिला है तो वो वही रहेगा, और यदि वह कहां जाता है, दत्तक कुटुंब में जाता है और वहां किसी को दत्तक से पहले मिला हुआ है, वहां किसी और को दत्तक से पहले मिला है, तो वह उसको निर्वृत्त नहीं कर सकता, वो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। लास्ट जो थर्ड सी है, the adopted shall not divest any person of any estate which rested in him or before adoption।
दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस संपदा से निवृत्त नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक में पूर्व निहित हो गई है। इस तरह से मैंने ये कंक्लूड किया। तो प्लीज ध्यान रखें, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 एक साथ पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्रोविजो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो सेक्शन 13 एक सिंपल है, सेक्शन जो 14 है उसमें भी इलस्ट्रेशंस कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।